डन सर। हो गया, अच्छा। और सबका भी हो जाएगा तो बता दीजिएगा बेटा। सर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो सर दोनों में डिफरेंट है। कौन सा बेटा? एग्जाम्पशन सर कुछ मतलब सेम है, कुछ डिफरेंट है। हाँ, उसकी भी बात करेंगे अभी। मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पशंस इंक्लूडेड नहीं रहते, एक दो को छोड़ के, तो उन सब की बात कर लेंगे। अगर किसी का नहीं हुआ है तो नहीं बोल दे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं भाई। अच्छा, कोई नहीं नहीं बोल रहा तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटा ऐसे असेट्स जिन पे डेप्रिसिएशन लग रहा होता है। उनका कैलकुलेशन कैसे होगा? सॉरी। हाँ भाई, अगर कोई डेप्रिसिएशन वाले असेट्स होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लग रहा होता है, तो ऐसे असेट्स का क्या आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा? सेम वही चीज रहेगा, सेल कंसिडरेशन रहेगी, मगर इसमें से अब क्या माइनस कर सकते हैं आप? रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ असेट्स। उस असेट्स की जब से आपने खरीदा है आपने, उसकी रिटेन डाउन वैल्यू, वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बेचने के समय तक, सेल करने के समय तक कितनी वैल्यू अब उसकी हुई है, वही रिटेन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद सेल करते समय, उस समय, उस ईयर आपके असेट्स की वैल्यू कितनी है, वो सबसे पहले माइनस करेंगे। फिर परचेज ऑफ असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपने कुछ और असेट्स उसी से रिलेटेड परचेज किया है उसको माइनस करेंगे, और ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो होंगे उनको आप माइनस करेंगे। अक्सर असेट्स होते हैं आप खरीदे रहते हैं और रेगुलर इंटरवल में कुछ न कुछ और असेट्स परचेज करते रहते हैं उससे जो कनेक्टेड रहता है, तो उन सबको हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस पता चल जाता है, और फिर आप इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 के माइनस कर देते हैं, तो फिर आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको पता चलता है। नहीं अभी मत, मैं रख दूंगा। तो डन। ठीक बेटा। सर ये WDV क्या? बेटा वो रिटेन डाउन वैल्यू, WDV, WDV रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक है ना। रिटेन डाउन वैल्यू क्या हो जाती है? किसी भी असेट्स में से
जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। हो गया, आई होप सो। अच्छा, किसी का नहीं हुआ तो नहीं बोल दे, तो नहीं तो फिर आगे चलते हैं फिर। ठीक है भाई, नहीं कोई नहीं बोल रहा तब आगे चलते हैं अब। अब हमने बहुत सारी ये सब बातें कर ली भाई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इनका फॉर्मूला भी होता है जिसे हमें नोट डाउन करना रहता है, ठीक है ना। ये ना। हाँ जी बेटा, ये रहा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स। ये ऊपर थ्योरी आपको नहीं लिखनी है बेटा, ये तो केवल इंफॉर्मेशन के तौर पे। मेन जो इसमें 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं उन्हीं फॉर्मूले के हमें लिखना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स, अगर जो मैंने आपको बताया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन इंडेक्स इसे कहा जाता है, कि महंगाई के हिसाब से अब कोई वैल्यू बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए, उसी को बताने वाले को हम कहते हैं वैल्यू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ असेट्स कहा जाता है। Index cost of acquisition means an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as the cost inflation index of the year in which the assets transferred bear to the cost inflation index। सीधी सीधी बात, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महंगाई के हिसाब से कोई चीज कितनी वैल्यू होनी चाहिए, बस वही। तो वो लिखना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अब नीचे लिखिएगा फॉर द असेट्स। अब देखो, हम जब ये कैलकुलेशन करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, तो हम असेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझिएगा कि हम असेट्स का जब इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो असेट्स जो 2001 से पहले परचेज किए गए हैं, और वो असेट्स जो 2001 के बाद परचेज किए गए हैं, ठीक है ना। यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद और 1 अप्रैल 2001 से पहले, ये 2 क्राइटेरिया में हम उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। ठीक, तो पहला देखिएगा, फॉर असेट्स एक्वायर्ड ऑन और बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2001-2। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2 की बात करने का मतलब है 1 अप्रैल 2001 को या उससे पहले खरीदे गए असेट्स। तो यहां पे कहा जाता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज मोर, है ना। अगर कोई असेट्स वो 2001 से पहले खरीदा गया है, तो हम 2 चीजों में से देखते हैं, एक फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसको समझाते हैं, 1 मिनट। देखो भाई, अगर 2001 से पहले आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसका इंडेक्स वैल्यू आपको निकालना है, तो अब क्या करते हैं, वो करने के लिए आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो जाता है, फेयर मार्केट वैल्यू हो जाता है,
वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001। ये हो गया कि 1 अप्रैल को 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, और दूसरा जो सेकंड थिंग आपकी हो जाती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसे ऐसे समझिएगा, समझ लीजिएगा कि अब आपको एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2001 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट्स की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू देखी जाएगी कि मार्केट वैल्यू समझ लीजिए कि 60,000 है, 60,000। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि 2001 से पहले आपने उसे खरीदा था और खरीदने की उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, समझ लीजिए कि 45,000। ये सब किस पे हो रहा है, अगर 2001 से पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो देखा जाता है कि 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, और जब आपने खरीदा था तो तब उसकी वैल्यू कितने कॉस्ट थी। इन दोनों में से जो अधिक होता है, मोर, उसी वैल्यू पे आप इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि कौन सी वैल्यू आपकी अधिक है, 60,000, तो आप इंडेक्स का जो कैलकुलेशन करेंगे, इंडेक्स वैल्यू निकालने का, वो किस पे करेंगे, 45,000 पे ना करके 60,000 पे किया जाएगा। ठीक है ना। यही आपका इस वाले फॉर्मूले में है। देखो ये पहला वाला फॉर्मूला यही है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2001 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों में से जो भी अधिक होगा उस पे हम ये इन्फ्लेशन निकालने का काम करेंगे, यानी डिवाइडेड बाय 100। 2020-21 में बेचा जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 301 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ। और फिर जैसे ही आप 2001 के बाद अगर किसी चीज को किसी चीज का कैलकुलेशन करते हैं इंडेक्स वैल्यू निकालने का, तो फिर ये फेयर मार्केट वैल्यू वाली चीज जो होती है वो हटा दी जाती है। सीधे सीधे देखा जाता है कि आपने उस असेट्स को कितने में खरीदा था, और फिर डिवाइडेड बाय जिस साल में आपने खरीदा है उस साल का इंडेक्स वैल्यू कितना है, और मल्टीप्लाइड बाय जिस साल में आप बेच रहे हो उस साल की इंडेक्स वैल्यू क्या है ना? जैसे 2002-2003 की इंडेक्स वैल्यू है 105, तो समझ लो कोई प्रॉपर्टी आपने जो खरीदी है वो 2002-2003 में खरीदा है, तो डिवाइडेड बाय 105 हो जाएगा, और बेच कब रहे हो 2020-21 में, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा। फेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाता है यहां से। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स मत लिखने लग जाइएगा नीचे। ठीक है। इम्प्रूवमेंट का भी वही काम है बेटा कि इम्प्रूवमेंट का खर्च आपने कितना किया है और जिस साल में खर्च किया था उसका इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और जिस साल बेच रहे हैं उस साल के इंडेक्स से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तीनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा तो बताइएगा।
डन सर। ओके। और सबका भी हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ बेटा, अब ये जो अभी आपका नहीं सर, मेन, अभी थोड़ा हाँ हाँ नहीं हटा नहीं रहा हूँ, मेन जो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं ना, मैक्सिमम टाइम आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम आपको क्या रहता है, आपको इंडेक्स कॉस्ट जो होती है वो क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। मगर अगर 1% का भी अगर मान के रहे कि ना बताया रहे, तो मेनली आपको याद करने वाली चीज कौन सी होती है? 3 साल लास्ट का, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। बस इसकी वैल्यू आप याद करके रखिए और क्वेश्चन में याद भी हो जाएगा कि 2018-19 का 280 था, 2019-20 का 289, 289, 2020-21 का इंडेक्स वैल्यू जो है वो 301 है आपको। बस इन तीन का आपको जरूरत पड़ता है मैक्सिमम, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको बता के रखा रहता है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में 2001-2002 का लिख लीजिए 100, और फिर 2018 से लेके 2021 तक वाला ये लिख लीजिए। टोटल 4 इंडेक्स आप लिख लीजिए।
हाँ जी बेटा, आई होप हो गया होगा सबका, ठीक है। चलो तब ये भी हो गया आपका। अब इस पे ऐसा करते हैं, आप क्वेश्चन कल से लगाते हैं, ठीक है ना। काफी चीजें हो गई, यस सर। ठीक है। चलो ओके देन, तब तक के लिए